हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट टीचिंग पॉइंट पर। आइए मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी से रिलेटेड आज आपकी दूसरी कक्षाएं हैं जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर वर्ष सीटेट आपके समास और संधि से प्रश्न अवश्य पूछती है। तो आइए आज मैं आप लोगों के सीटेट के लिए समास और संधि से रिलेटेड आज की कक्षा, आपको दोबारा कभी भी समास और संधि को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर आप धैर्यता के साथ अगर इस कक्षा को एंड तक देखें तो आज आपको समास और संधि को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको इसके बाद दोबारा कभी जीवन में समास और संधि पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा जो इसे आपको याद रखने में बहुत ही मदद करेगी। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं समास और संधि के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये क्या है, आपका हिंदी शिक्षण है और ये आपका याद रखिएगा, ये आपके सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले समास की। तो याद रखिएगा, कहता है कि समास परस्पर संबंध रखने वाले दो, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है। इस विकार के मेल को समास कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा की बात कर लें, आपको ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से किसे समास कहते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा दो वर्णों के परस्पर मेल से निरर्थक शब्द को समास कहते हैं, दो वर्णों के मेल से सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि परस्पर संबंध मतलब एक जैसा संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, जैसे आपने क्या पढ़ा है, अगर आपको मैं वर्ण या अक्षर की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि जिसे शब्द बनता है वर्ण या अक्षर से, तो आप क्या बोलोगे, दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं आप, तो शब्द कहते हैं। इसी प्रकार याद रखिएगा कि परस्पर संबंध रखने वाला, एक जैसा संबंध रखने वाला दो या दो से अधिक क्या पद मिलकर क्या बनता है, तो समास बनता है। याद रखिएगा, अगर मैं बात कर लूं जिस तरीके से आपसे बात कर लूं यथाक्रम, एक शब्द की बात कर लेते हैं हम लोग, यथाक्रम की बात कर लेते हैं। तो ये दो अलग पद हैं, याद रखिएगा, ये दो अलग पद हैं। तो दो पदों से मिलकर जो आपका शब्द बनता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं समास। अब यहां पर बात आ गई आपको सार्थक की, याद रखिएगा, सार्थक और दूसरा होता है, याद रखिएगा, निरर्थक। क्या होता है, तो दूसरा होता है निरर्थक। आपको सार्थक और निरर्थक के बारे में बता दें। सार्थक वो शब्द होता है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, और निरर्थक वो शब्द होता है जिसका कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं हो। जैसे आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हो, तो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका अब इंपोर्टेंट पॉइंट चालू होता है कि समास के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन इस जगह पर आपको दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी पद के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि संस्कृत पद के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संस्कृत पद के आधार पर समास के ओनली 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, समास के संस्कृत पद के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अगर आपसे हिंदी पद के अनुसार पूछ ले तो याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, जो आपका अब प्रश्न शुरू होता है इन्हीं के बीचों से आपको पूछा जाता है कि कौन बहुव्रीहि समाज है, कौन क्या। इस तरीके से अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि वो 6 भेद क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, पहला आपका अवयवी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका कर्मधारय समाज, आपका चौथा है बहुव्रीहि समाज, और पांचवा आपका द्विगु समाज, और छठा है आपका क्या, तो द्विंद समास। याद रखिएगा कि कितने समास के 6 भेद होते हैं किसके अनुसार, हिंदी के पद के आधार पर, और 4 भेद होते हैं संस्कृत के पद के आधार पर। ये 6 आपके हिंदी के आधार पर हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी की विशेषताओं को जानेंगे और कहते किसे इसको जानेंगे। देखिए क्या कहता है, यह समास, याद रखिएगा, यह समास का दोनों पद, अर्थात मैंने आपको पहला पद, यहां पहला पद और दूसरा पद क्या कहता है, यह समास का दोनों पद संज्ञा होता है। अर्थात आप संज्ञा को जानते हैं, नाउन यानी नाम। तो क्या कहते हैं, इसका दोनों पद जो होता है वो क्या होता है, तो संज्ञा होता है, नाम होता है। जैसे आपको बात कर लेते हैं मरण प्रयत्न, क्या होता है, मरण पर्यंत, यानी कि मरने के बाद तक, यथा संभव, जो संभव हो, यथा स्थान, जिस जगह का स्थान को निर्धारण किया गया, प्रतिदिन, जिसको आप हर दिन बोल सकते हैं, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति रखने वाला बलवान।
तो ये क्या कहता है कि आप याद रखें, अगर आपसे पूछ ले कि अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, तो याद रखेगा अवयवी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसके दोनों पद क्या हो, तो संज्ञा हो। और आपको कुछ मैंने एग्जांपल दे रखा है, इससे आप याद कर लेंगे। और दूसरा है आपके सामने तत्पुरुष समास, याद रखिएगा तत्पुरुष समास कहता है कि इस समास का पहला पद, याद रखिएगा इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा कि बताइए तत्पुरुष समास के पहले पद को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास के पहला पद को हम क्या कहते हैं, तो पहला पद को कहते हैं हम लोग विशेषण। अगर आपसे पूछ ले कि इसके तत्पुरुष समास के दूसरे पद को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं, तो देखिए आपका प्रश्न यहां से कैसे बनता है, आपके एक तत्पुरुष समास से आपको 3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला पूछ लेगा कि बताइए कि तत्पुरुष समास, एक चीज और याद रखिएगा, इसके जो पहले पद होते हैं ये इसके प्रधान होते हैं। पहला पद इसका होता है विशेषण तत्पुरुष समास का, और दूसरा पद होता है इसका विशेष्य। और तीसरी बात आपको बता दूं, इससे आपको कैसे पूछेगा, जैसे कहते क्या, गगन चुंबी अर्थात आकाश को चूमने वाला, जेब कट अर्थात जेब काटने वाला। जेब मीन से तो आप समझ रहे थे, लेकिन कट इसका जो जब इसमें लगा तो इसका क्या हुआ, इस जेब के अर्थ को बदल दिया। तो ऐसा शब्द आपका, इसमें आप 2 तरीके से इसके डिफिनेशन बता सकते हैं कि आप तत्पुरुष समास ऐसे समास को कहते हैं जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात उसके पहले पद की विशेषता को बताए, ऐसे पद को हम तत्पुरुष समास भी कहते हैं। 2 तरीके से, पहला समास जो होता है तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसके पहले पद की विशेषता को दूसरा पद बताता है, इसलिए इसे हम तत्पुरुष कहते हैं। और तत्पुरुष समास का पहला पद को कहते हैं विशेषण, दूसरे पद को कहते हैं विशेष्य। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ा मार, चिड़िया को मारने वाला, ध्वज वाहक, ध्वज लहराने वाला। अब दूसरा आपका कर्मधारय समास कहता है क्या कि इसके दोनों पद क्या होते हैं, जो आप पद जानते हैं ना, विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं, इसके दोनों पद विशेष्य विशेषण होते हैं। और इसमें एक खास विशेषता है कि ये क्या होता है, इसका एक उपनाम होता है। क्या होता है, ये एक उपनाम होता है, उपनाम संबंध होता है। याद रखिएगा इसके दोनों पद विशेष्य तथा विशेषण उपनाम संबंध होता है, अर्थात इनके दोनों पद में किसका संबंध होता है, उपनाम का संबंध होता है। आप इसको याद रखिएगा। कर्मधारय समास किस समास को कहते हैं, कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसका विशेषण तथा विशेष्य क्या होता है, उपनाम से संबंध रखता हो, ऐसे समास को कर्मधारय समास। एक बार फिर देखिएगा कि कर्मधारय समास ऐसे समास को कहते हैं जिसका विशेष्य तथा विशेषण उपनाम से संबंध रखता हो, उसे आप कहते हैं क्या, कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुखी मतलब चांद के जैसा मुख वाला, सद्गुण जिसके पास सच्चा गुण, नील कमल अर्थात नीला कमल, लोह पुरुष अर्थात शक्तिमान पुरुष। अब भला मानस क्या, याद रखिए भला मानस मतलब जिसको आप कह सकते हैं भला व्यक्ति, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला। दूसरा याद रखिएगा बहुव्रीहि समाज होता है, ये आपका तीसरा नंबर है। याद रखिए चौथा, पहला आपने क्या पढ़ लिया, अवयवी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज। अब आपका चौथा है बहुव्रीहि समाज। कहता है जिस समास का अन्य पद प्रधान हो, अर्थात इसमें जो पद है वो प्रधान नहीं बल्कि इसके द्वारा जो पद जो नया निर्मित होगा वो पद प्रधान हो, उसे आप कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे याद रखिएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि याद रखिए दुशानन रावण, अच्छा चतुर्भुज, सॉरी यहां पर याद रखिए चतुर्भुज का मतलब होता है, चतुर्भुज अर्थात जहां पर आपकी 4 भुजाएं मिलती है। याद रखिएगा 4 भुजाओं का मेल चतुर्भुज। और याद रखिएगा दुशासन जो आप रावण को कहते हैं, और विषधर जो विष रखने वाला जिसे आप सांप को कहते हैं, पीताम्बर जिसे आप कृष्ण कहते हैं। पीताम्बर का मतलब होता है, इसको जो है ना हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार पीताम्बर इसलिए कहा जाता है, ये पिता के समान इसको समझा, पिता के तुल्य समझे जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि चतुर्भुज क्या है, जो 4 भुजाओं का मेल होता है। एक बार आप फिर देखिएगा बहुव्रीहि समास, जिस समास का अन्य पद, इसका जो पद है अर्थात इसको अगर हम 2 भागों में बांटे, इसका 2 पद बना, इसके 2 पद के अलावा अर्थात ये वाला पद प्रधान होता है। याद रखिएगा कि जिस बहुव्रीहि समास ऐसे समास को कहते हैं जिसके अन्य पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसके अन्य पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा ये आपका क्या, जैसे विषधर सांप वगैरह।
अब हम लोग पांचवा जानेंगे द्विगु समास क्या होता है। याद रखिएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची, ये वाला याद रखिएगा, ये आपका टैग वर्ड रहेगा। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। संख्यावाची क्या हो, तो विशेषण हो। आपने पढ़ा होगा विशेषण के प्रकार, संख्यावाचक विशेषण, है ना, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, इसमें ही वही प्रकार आता है। तो याद रखिएगा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा दूसरा पद क्या हो, समूह का बोध कराता हो, अर्थात समूह में से भीड़, झुंड इत्यादि का बोध कराता हो, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा द्विगु समास। एक बार फिर देखिएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा दूसरा पद समूह अर्थात झुंड, भीड़ का बोध कराता हो, उसे आप कहते हैं द्विगु समास। जैसे त्रिलोक, अर्थात कहने का मतलब तीन लोकों का समूह। और आप याद कर लीजिए दूसरा चौराहा, याद रखिएगा, चौराहा अर्थात कहने का मतलब चार मोड़ों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। शतक, 100 का समूह। याद रखिएगा, जिस समास से आपको समूह का, संख्या के साथ समूह का बोध हो, उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे द्विगु समास। अगर हम सप्ताह की बात कर रहे हैं तो सप्ताह में आपको 7 दिनों का ही पता चल रहा है ना, तो याद रखिएगा जिसमें आपको संख्यावाची विशेषण के साथ साथ समूह, भीड़, झुंड का बोध हो, वो आपका कहलाएगा द्विगु समास। उम्मीद कि आपको समझ में आया। दूसरा हम लोग जानते हैं द्विंद समास। कहता है जिस समास के पद में या और का लोप हो, अर्थात उन दोनों पद के बीच में क्या हो, या हो या और हो, या हो या और हो, उनका लोप पाया जाए, उसे आप कहते हैं द्विंद समास। अभी आपको समझ में, जैसे लाभ या हानि, माता या पिता, भाई या बहन, नर या नारी। तो याद रखिएगा जिस समास के बीच में, या आप इस तरह की बोल सकते हैं, उस समास दो पद के बीच में किसका लोप हो, याद रखिएगा समास के दोनों पदों के बीच में या और का लोप हो। याद रखिएगा, या और का लोप हो, उसे आप कहते हैं क्या, द्विंद समास। फिर एक बार देखिएगा, द्विंद समास उस समास को कहते हैं जिसके दोनों पदों के बीच में या और का लोप पाया जाए, उसे आप कहते हैं द्विंद समास। जैसे माता या पिता, भाई या बहन, नर या नारी। अब इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, जो बालक उसमें बहुत कंफ्यूज होता है। संधि और समास में कभी कभी एक समझ लेता है। याद रखिए, संधि और समास में अंतर, तो आपको बता दो संधि और समास में अंतर। संधि में दो ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का मेल होता है। ध्वनि का मतलब हुआ आवाज, साउंड। क्या होता है आपके संधि में दो ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का मेल होता है। कहता है कि संधि को तोड़ने पर, याद रखिएगा, संधि को तोड़ने पर उसको क्या कहते हैं, संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, और समास के तोड़ने को क्या कहते हैं, तो विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए संधि के तोड़ने को क्या कहा जाता है, तो विच्छेद कहा जाता है, और समास के तोड़ने को क्या कहा जाता है, तो विग्रह कहा जाता है। अब कहता है संधि केवल तत्सम शब्द होते हैं। संधि विच्छेद आप केवल तत्सम शब्द का कर सकते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं, अब याद रखिएगा, पहला आपका होता है क्या, तत्सम। क्या होता है, तत्सम। और दूसरा आपका होता है तद्भव। क्या होता है, तद्भव। याद रखिएगा, तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है, जो शब्द आपके संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाए, उसे आप कहते हैं तत्सम शब्द। अर्थात संस्कृत का शब्द आपका कहलाता है तत्सम, और तद्भव शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से लेने के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग करने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। ऐसे शब्द को आप कहते हैं तद्भव शब्द। आपसे तत्सम और तद्भव शब्द से भी आपको प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। आपको कुछ नीचे कोटेशन वगैरह दे दिया जाता है। याद रखिए, संस्कृत भाषा का शब्द तत्सम कहलाता है, और संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे आप कहते हैं तद्भव शब्द। तो याद रखिएगा कि जो आपका संधि होता है ना, ये केवल तत्सम शब्द पर होता है, लेकिन आपका समास हिंदी, उर्दू, तत्सम, तद्भव, अर्थात हर लैंग्वेज में आपका संधि विच्छेद किया जा सकता है। उम्मीद कि आज आप लोगों को इसे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको संधि विच्छेद और समास पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।